जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 3 सरल रेखा में गति यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन के आंकिक प्रश्न को हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे हैं। और न्यूमेरिकल में आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 12 बताने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 यानी एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 3 का न्यूमेरिकल हम आपको बता रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 12 आपको बता रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है। देखें क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है, पहले क्वेश्चन समझा जाए। किसी गेंद को 90 मीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिराया जाता है। देखिए ये फर्श है और ये गेंद है। इस गेंद को 90 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। फर्श के साथ प्रत्येक टक्कर में, मतलब जब गेंद यहाँ आकर के टकराती है ना, तो प्रत्येक टक्कर में गेंद की चाल 1/10 कम हो जाती है, 1/10 निकल जाती है। तो अगर 1/10 कम हो जाए तो टोटल 1 होगा, तो 1 में से 1/10 यानी 1/10 को हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 1 जा 10 और 10 माइनस 1 हो जाएगा 9/10, यानी 1/10 निकल जाएगा तो बचेगा कितना, तो वो होगा 9/10 यानी 9/10 होगा। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि इसकी गति t बराबर 0, t बराबर 0 यानी जब गति प्रारंभ हुई थी। t बराबर 0 तभी होता है जब गति प्रारंभ होती है। तो t बराबर 0 व 12 सेकेंड, 0 सेकेंड से लेकर के 12 सेकेंड के बीच में चाल समय ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले हम चाल और समय का मान निकाल लें, तभी तो चाल समय ग्राफ हम खींच पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 90 मीटर की ऊंचाई से इसको गिराया जा रहा है। तो एक चीज़ देखें हम लोग कि जब 90 मीटर की ऊंचाई से इसको गिराया गया तो देखा जाए कि यह 90 मीटर की दूरी तय करने में इस गेंद को कितना समय लगा, पहले ये हम लोग देखें। तो जब किसी भी पिंड को गिराया जाता है ना, तो गिराते समय पिंड का प्रारंभिक वेग जो होता है 0 होता है। एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि जब कोई पिंड ऊर्ध्वाधर गति करता है तो ऊर्ध्वाधर गति के दौरान उसके ऊपर गुरुत्वीय त्वरण काम करता है, यानी साधारण त्वरण नहीं, गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। तो हम देखते हैं कि 90 मीटर की दूरी तय करने में गेंद को कितना समय लगा। हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, H = UT + ½ GT² का, और देखें फिर क्या मिल रहा है। तो H = ये हो जाएगा, बल्कि इसको थोड़ा सा और लेफ्ट में सॉल्व करते हैं। देखें ये H = UT + ½ GT²। तो H की जो वैल्यू है वो 90 मीटर है, U की वैल्यू 0 है, और समय हम मान लिए हैं कि गेंद को 90 मीटर की दूरी तय करने में लगने वाला जो समय है वो स्मॉल t है। तो प्लस हो जाएगा ये आपका ½ g की वैल्यू 9.8 और ये हो जाएगा t²। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा 90 = अगर 2 से इसको हम भाग दे दे तो 4.9 हो जाएगा। तो
तो ये हो जाएगा 4.9 टी स्क्वायर। अब अगर हम टी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो देखें टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 90 बटा में 4.9। हम ऊपर नीचे अगर 10 से गुणा कर दें तो देखें ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे तो टी स्क्वायर बराबर ये 900 बटा में 49 हो जाएगा। और जब हम यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे ना तो स्क्वायर बराबर के दूसरे तरफ जाएगा, और जब स्क्वायर बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो वर्गमूल हो जाता है। यानी ये हो जाएगा आपका टी इजकल टू अंडर रूट 900/49। तो 900 का वर्गमूल निकालेंगे 30 होगा और 49 का वर्गमूल 7 होगा। अब 30 को हम 7 से भाग दे देंगे तो ये लगभग 4.28 सेकंड होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब गेंद को यहाँ गिरा देंगे तो गेंद को गिराने के बाद 4.28 सेकंड में यह गेंद 90 मीटर की दूरी को तय कर लेगी। अब जरा हम लोग यह भी देख लें कि जब गेंद को गिराया गया था तो गेंद गिराने के बाद कितने, ये तो हमने देख लिया कि कितने समय बाद टकराई। जब गेंद को गिराया गया तो गेंद किस वेग से फर्श से टकराता है हम इसको देखते हैं। और सुनिए, हम मान लेते हैं कि गेंद से टकराते फर्श से टकराते समय गेंद का जो वेग था वो भी था। तो चलिए भी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो गति के प्रथम समीकरण का हम प्रयोग कर रहे हैं, v इजकल टू यू प्लस जी टी। तो v इजकल टू यू का मान तो 0 है और g का मान आपको मालूम है 9.8, और इसके बाद यहाँ पर t की जो वैल्यू है, ये t की वैल्यू दिया हुआ है आपका 4.28। तो अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो यह जो है लगभग 42 आ जाएगा, 42 हो जाएगा। तो ये 42 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि गेंद जब 90 मीटर की दूरी तय करके फर्श से टकराई थी तो फर्श से टकराते समय गेंद का जो वेग था वो 42 मीटर प्रति सेकंड था। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में ये कहा जा रहा था कि प्रत्येक टक्कर के बाद 1/10 वेग खो देती है। तो टक्कर के बाद जब 1/10 वेग खो देगी तो वेग बचेगा कितना? तो बचा हुआ जो वेग होगा वो 9/10 होगा। तो अब देखा जाए कि अब जब गेंद यहाँ टकरा जाएगी तो टकराने के बाद का वेग क्या होगा। तो हम टकराने के बाद के वेग को भी डैश मान लेते हैं। तो चलिए, ये है 42 और 1/10 भाग खो देता है तो बचेगा 9/10 भाग। तो ये हो गया 9/10। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो अगर 42 में 9 का हम गुणा कर दें तो ये हो जाएगा आपका 378 हो जाएगा। ये 378 बटा में 10। अब 10 से भाग दे दीजिए तो v डैश इजकल टू हो जाएगा 37.8 मीटर पर सेकंड। तो याद रख रहिए, गेंद फर्श से टकराई थी 42 मीटर प्रति सेकंड की वेग से, लेकिन उसने अपना 1/10 वेग खो दिया। तो 1/10 वेग खो दिया तो अब वेग बचा 37.8 मीटर प्रति सेकंड। अब यह गेंद यहाँ से टकराने के बाद जब उछलेगी
तो उछलते समय ऊपर जाएगी। देखिए ये ऊपर जाने का वेग होगा 37.8 मीटर प्रति सेकेंड। अब गेंद इस वेग से ऊपर जाएगी और जब ऊपर जाएगी तो उच्चतम बिंदु पर जाने के बाद जो वेग होता है वो शून्य हो जाता है। अब हम लोग ये देखें कि यहाँ से देखिए, अब जिस वेग से गेंद ऊपर गई वो गेंद का प्रारंभिक वेग हो गया और उच्चतम बिंदु पर जो वेग होता है वो अंतिम वेग होता है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा। हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में लगने वाला जो समय है वो टी डैश है। तो अब हम टी डैश का मान निकालेंगे, फार्मूला वही होगा v = u + gt। तो चलिए देखते हैं। अब उच्चतम बिंदु पर वेग का मान यानी अंतिम वेग 0 था और u का जो मान है वो 37.8 है। और ऊपर जाते समय जब कोई पिंड ऊपर जाता है ना, तो ऊपर जाते समय वेग घटता जाता है और जब वेग घटता जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक हो जाता है। ये माइनस हो जाएगा 9.8 टी डैश हो जाएगा। अब यहाँ से टी डैश की वैल्यू हम निकालें 9.8 टी डैश = 37.8। भाई सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ग्राफ खींचने के लिए कहा जा रहा है, तो ग्राफ खींचने के लिए सब वैल्यू हमको मालूम रहेगी तभी तो हम ग्राफ खींचेंगे। तो हम सारी वैल्यूज निकाल रहे हैं और चूंकि 12 सेकंड तक कहा है तो हम 0 सेकंड से शुरू किए हैं और 12 सेकंड तक चल रहे हैं। तो अब यहाँ से टी डैश की वैल्यू निकालेंगे 37.8 बटा में 9.8 हो जाएगा। अगर ऊपर नीचे हम 10 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 378 और ये 98 हो जाएगा। अब 378 को 98 से भाग दीजिए, यह मान लगभग 3.86 सेकेंड हो जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, उच्चतम बिंदु से फर्श से टकराने में जो समय लगा वो 4.28 सेकंड का लगा और फिर टकराने के बाद उच्चतम बिंदु तक जाने में जो समय लगा ये 3.86 सेकंड का समय लगा। यानी कुल कितना समय लगा? तो कुल समय को अगर हम टी डबल डैश से प्रदर्शित करें तो t का जो मान है 4.28 है और फिर ये 3.86 हो जाएगा। तो ये जो टोटल टाइम होगा दोनों को जोड़ लीजिए तो यह 8.14 सेकंड होगा। अब जरा ध्यानपूर्वक देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक आने का समय मालूम हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने का समय मालूम हो गया। अब एक बात और समझिए कि फर्श से टकराने के बाद जितना समय उच्चतम बिंदु तक जाने में लगता है ना, उच्चतम बिंदु से वापस आने में भी उतना ही समय लगता है। तो हम वापस आने वाले समय को हम टी ट्रिपल डैश मान लेते हैं, क्योंकि टी डबल डैश तो ले लिए हैं। तो अब जो है टी ट्रिपल डैश की जो वैल्यू होगी वो देखिए, ये वापस आने का समय है। तो जितना समय जाने में लगता है उतना ही समय आने में लगता है। जाने में जो समय लग रहा था वो 3.86 सेकंड का समय था, तो वापस आने में भी उतना ही समय लगेगा। यानी ये हो जाएगा 3.8 सेकंड का, ये भी हो जाएगा। अब देखिए कि कुल समय कितना हुआ, तो कुल समय को हम T1 से प्रदर्शित कर दे रहे हैं कुल समय को। तो देखिए पहले का जो समय था वो 8.14 था और इसके बाद जो समय है वो 3.86 है। तो जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो ये 12 सेकंड हो जाएगा। और जानते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा था? आपसे कहा जा रहा था t = 0 से 12 सेकंड। तो देख लीजिए कि 12 सेकंड कब लगेगा, 12 सेकंड कितनी बार में लगेगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में
और फिर उछल करके यहाँ से ऊपर जाने में और फिर वहाँ से नीचे आने में जो टोटल समय लगेगा वो 12 सेकंड का समय लगेगा। अब इसी के लिए आपसे प्रश्न में कहा जा रहा था कि इसकी गति का t बराबर 0 से t बराबर 12 के बीच चाल समय ग्राफ खींचिए। तो अब हम लोग यहाँ पर सारणी बना ले हैं, क्योंकि ग्राफ खींचने के लिए सारणी होना ज़रूरी होता है और बिना सारणी का फिर ग्राफ तो हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए देखें, अब यहाँ पर हम समय दिखा दे रहे हैं और फिर यहाँ पर हम चाल दिखा दे रहे हैं, चाल भी दिखा दे रहे हैं। तो देखिए प्रारंभ में समय 0 था और जब समय 0 था तो वेग 0 था। अब इसके बाद जब अगला स्टेप आया तो अगले स्टेप में जो टाइम था वो 4.28 सेकंड का था, 4.28 सेकंड। याद रखे रहिएगा, यहाँ टाइम सेकंड में है और यहाँ पर जो वेग है यह वेग मीटर प्रति सेकंड में है। अब देखें तो जब समय 4.28 सेकंड का था तो उस समय वेग जो निकला था वो 42 मीटर पर सेकंड निकला था। अब इसके बाद अगले क्षण जो समय था वो अगले क्षण जो दोनों समय हम जोड़ लिए थे तो ये 8.14 सेकंड का समय था। और सुनिए, जब 8.14 सेकंड का समय हुआ था तो ये पिंड उछल करके ऊपर गया था, उच्चतम बिंदु पर पहुंचा था। और उच्चतम बिंदु पर जो वेग होता है वो हमेशा शून्य होता है। अब इसके बाद लास्ट में जो समय है वो 12 सेकंड का समय है। तो जब 12 सेकंड का समय था तो अब जो है 12 सेकंड का था तो वेग कितना होगा, ये वेग हम नहीं निकाले हैं अभी। तो जब समय 12 सेकंड का था तो अब वेग को, यानी देखिए जब गेंद यहाँ से नीचे आई, जब 12 सेकंड का टाइम बीत गया तो 12 सेकंड का टाइम बीतने के बाद जब वो टकराएगा तो टकराने के बाद फिर उसका 1/10 भाग खो जाएगा। तो 1/10 भाग खो जाएगा तो 9/10 भाग बचेगा। यानी यहाँ पर जो वेग था यह 37.8 मीटर पर सेकंड था और इसका 1/10 भाग खो जाएगा तो 9/10 भाग बचेगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये 34 मीटर प्रति सेकंड आएगा लगभग। यानी जब 12 सेकंड का समय हो जाएगा तो उस समय जो वेग होगा वो 34 मीटर प्रति सेकंड का होगा। अब एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, अब हम लोगों की सारणी बन के तैयार हो गई और इस सारणी के लिए ही हम लोग इतना जो काम किए हैं इस सारणी को प्राप्त करने के लिए किए थे। अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए देखें, समय को x अक्ष की तरफ दिखाया जाता है। हम यहाँ पर समय को दिखा दे रहे हैं, x अक्ष के तरफ समय को दिखा रहे हैं, ये समय है। तो यहाँ पर टाइम हम लिख देते हैं और टाइम सेकंड में, और ऊपर के तरफ हम वेग को दिखाएंगे और यहाँ वेग भी है मीटर पर सेकंड में। ये ग्राफ अब याद रखे रहिएगा, ग्राफ ऊपर के तरफ बढ़ेगा, इसका मतलब कि वेग बढ़ रहा है, ध्यान में रखे रहेंगे। और अगर ग्राफ क्षैतिज दिशा में बढ़ रहा है तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि टाइम बढ़ रहा है। तो अब चले जरा ध्यान पूर्वक देखें। अब टाइम को हम बराबर भागों में बांट लेते हैं। तो चलिए 3-3 भाग में हम बांटते हैं। यहाँ पर टाइम 0 है, यहाँ पर टाइम 3 सेकंड है, यहाँ पर टाइम 6 सेकंड है, यहाँ पर टाइम 9 सेकंड है और यहाँ पर टाइम 12 सेकंड है। और 12 के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ 15 सेकंड हो जाएगा। हम समय में 3-3 का अंतर लेकर के चल रहे हैं। अब इसके बाद वेग देखा जाए
तो वेग का भी अंतर लें तो वेग 10-10 का अंतर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वेग का मान ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है ये 10 मीटर प्रति सेकंड है, ये 20 मीटर प्रति सेकंड है, ये 30 मीटर प्रति सेकंड है, और यहाँ 40 मीटर प्रति सेकंड है, और यहाँ पर जो वेग है वो 50 मीटर प्रति सेकंड है। तो अब देखिए सारणी से, जब समय 0 था तो वेग 0 था। आपको मालूम है कि ये x अक्ष और y अक्ष जहाँ एक दूसरे को काटते हैं उसको हम मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, और ओरिजिन को O से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर प्रत्येक मान 0 होगा, यानी जब समय 0 होगा, वेग 0 होगा, तो कण की जो स्थिति होगी वो मूल बिंदु होगी। इसके बाद समय जो है 4.28 सेकंड। देखिए 3 के बाद 4.28 इधर के तरफ आएगा। तो जब 4.28 था तो वेग 42 था। अब देखिए वेग यहाँ 40 है और 42 जो होगा इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो देखें ये एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं, तो यह पॉइंट होगा। यह पॉइंट समय को दिखा रहा है 4.82 सेकेंड, और यह 42 को यहाँ पर हम दिखा देते हैं, ये 42 मीटर प्रति सेकेंड है। इसके बाद अगली बार देखिए, अब समय 8.14 सेकेंड हो गया। तो देखिए 9 से पहले 8.14 होगा, ये 8.14 सेकेंड को दिखाया जा रहा है। लेकिन जब समय 8.14 सेकेंड होगा तो वेग 0 हो जाएगा। तो वेग 0 हमेशा यहाँ x अक्ष यानी वेग 0 होगा तो यहाँ आ जाएगा। अब इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं 12 सेकंड पर। देखिए 12 सेकंड पर जो वेग है वो 34 है। 34 कहाँ होगा, ये 30 है और बीच में जाएंगे तो 35 होगा। 35 से थोड़ा सा पहले अगर आप आते हैं तो ये 34 सेकंड होगा। अब देखिए ये 12 है, तो अब जो है एक दूसरे को ये इस पॉइंट पर क्रॉस कर रहे हैं, तो अब ये 12 सेकंड हो गया। अब हमको करना क्या है कि इस ग्राफ को मिला देना है। देखिए जहाँ जहाँ क्रॉस किया था उसको मिला देना है। देखिए 0 से हम इस पॉइंट को मिलाएंगे, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ से जो टाइम है वो 8.14 है, इसको मिला देंगे। और इसके बाद यहाँ आने पर 12 सेकंड पूरा हो जाता है। तो 12 सेकंड अगर हम यहाँ टाइम को डॉटेड लाइन से दिखावें तो ये डॉटेड लाइन जो होगा ये 12 सेकंड का हो जाएगा। तो प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा था, और यहाँ अगर यहाँ के टाइम को हम दिखावें तो ये 4.28 हो जाएगा, और यहाँ का टाइम 8.14 है। तो आपसे यही प्रश्न में कहा जा रहा था कि t बराबर 0 से t बराबर 12 सेकंड। तो देखिए ये t बराबर 0 यहाँ है और यहाँ t बराबर 12 सेकंड है। तो t बराबर 0 सेकंड से 12 सेकंड के बीच में आपको ग्राफ खींचने के लिए कहा जा रहा था। ये ग्राफ हमने खींच लिया। तो एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कंपटीशन वगैरह में भी आपसे बहुत पूछे जाते हैं। इन सब क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना होगा। और हाँ, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें
वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे, और बेल आइकन को आप ऑल पे कर दीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।